इंडिया के डायमंड सीट समिट छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। 3 बार विधानसभा, 4 बार लोकसभा, केंद्र में राज्य मंत्री, स्टेट की अब आप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष भी आप रहे हैं। और नहीं सही वो अब की बार बदलेगो, आपने इस बार ये नारा भी लगाया था। तो क्या सोचकर आप आए कि क्या बदलेंगे, क्या बदला, क्या और बदलना चाहेंगे? छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हम लोगों ने किया। जन जन के नेता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने देश की जनता के आशीर्वाद से, तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया और ये सोचकर कि छत्तीसगढ़ का सर्वांगीण विकास होगा। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के बाद शुरुआती का 3 साल बहुमत के आधार पर कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन जब पहला विधानसभा का चुनाव आया तो छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया। पहली बार हम लोग सरकार बनाए और डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बने। तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों को पूरा करने का काम डॉक्टर रमन सिंह जी ने प्रारंभ किया। सबसे पहले तो बड़ी समस्या थी, यहाँ पर गरीबी थी, भूखमरी थी, लोग यहाँ पर भूख से मर भी जाते थे, बच्चे उपवास होते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ऐसी पीडीएस की व्यवस्था यहाँ पर चालू किए, जिसके कारण वो पूरे देश में चाउर वाले बाबा के नाम से विख्यात भी हुए। और जिन गरीब लोगों को भूखमरी के कारण कोदो, कुटकी, महुआ खाना पड़ता था, आज वो भूखमरी छत्तीसगढ़ में है नहीं। और 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास हुआ। और छत्तीसगढ़ में मैं कह सकता हूं कि जो भी विकास हुआ है हर क्षेत्र में, सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा, आज शिक्षण के क्षेत्र में जितनी संस्थाएं आई हैं, ये सब हम लोग के 15 वर्ष के कार्यकाल में आए हैं। और अभी 2023 के चुनाव में फिर से यहाँ की जनता चौथी बार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देकर सरकार में बैठाई है। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो हम लोगों के पास था कि सरकार के प्रति जो एक जनता का अब विश्वास था, उस विश्वास को हासिल करना। और हम समझते हैं कि इन 7 महीना के कार्यकाल में वो विश्वास हम लोगों ने हासिल किया है। और मोदी की गारंटी जिस पर हम लोगों को यहाँ का जनादेश मिला है, सरकार में बैठे हैं, 7 महीने में ही मोदी की गारंटी का बहुत सारा काम, प्रधानमंत्री आवास, हमारे किसानों का धान 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदना, 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत देना, 70 लाख से ज्यादा माता बहनों को महतारी बंधन योजना में प्रति महीना 1000 उनके खाते में भेजना, रामलला दर्शन योजना का शुभारंभ करना, पीएससी जैसे घोटाले को सीबीआई को सौंपना, ये सब काम मात्र 6-7 महीने के कार्यकाल में हमारी सरकार ने किया है। और एक सरकार के प्रति छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास लौटा है, विश्वास बढ़ा है। विष्णुदेव जी, आपकी बड़ी विशिष्ट उपलब्धि है। छत्तीसगढ़ के आप पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। आप बहुत समय पहले से जो ओरिजिनल जो यहाँ के वासी हैं, आदिवासी, आपकी लेकिन दौड़ बड़ी लंबी रही है। पिछले 50 साल से आपकी दौड़ और कश्मकश आपकी जा रही है। आप 10 साल के थे, आपके पिताजी गुजर गए, आपके 2 छोटे भाई थे, आपको उनकी भी देखरेख करनी थी, 4th कक्षा में आप पढ़ते थे। उसके बाद 35 साल का आपका राजनीतिक जीवन रहा, कई उतार चढ़ाव आपने देखे।
और लेकिन अब जब आप आदिवासियों को देखते हैं यहाँ पर 34% आपकी राज्य की आबादी जो है वो आदिवासी है, लगभग आप अब 60 साल के हो रहे हैं। आप कैसे देखते हैं कि क्या तरक्की आपने पिछले कई सालों में देखी? आपको लगता है कि वो धीरे हुई और अब उसको तेजी से रफ्तार कैसे दे पाएंगे अब आप? आदिवासी पॉपुलेशन 32% है। मैं भी एक आदिवासी परिवार से हूं और 10 साल हमारी उम्र थी तभी हमारे सर से पिताजी का साया उठ गया था और चूंकि परिवार में मैं सबसे बड़ा भाई था, मेरे पीछे 3 और भाई थे, माता जी थी, तो हम तो यही सोचते थे कि हम खेती बाड़ी करेंगे, भाइयों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उनको नौकरी दिलाएंगे और माता जी का भी सेवा करेंगे और भाइयों को भी सक्षम बनाएंगे। और पढ़ाई पूरी करके हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और भारतीय जनता पार्टी ने जो भी दायित्व दिया उसको पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करते गया। और हम कभी सोचे नहीं थे, हम तो मुख्यमंत्री की बात आप कहते हैं, हम सरपंच भी बनने की नहीं सोचे थे कि हम कभी जीवन में सरपंच भी बनेंगे। लेकिन ये जनता का आशीर्वाद और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का विश्वास कि हमने जो निष्ठापूर्वक पार्टी के लिए काम किया उस पर विश्वास करके पार्टी हमको आगे बढ़ाते गई। हम एक पंच से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू किए। 5 साल पंच रहने के बाद सरपंच बने और निर्विरोध सरपंच थे। 6 महीना हुआ था और विधानसभा का चुनाव आ गया। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे भारतीय जनता पार्टी विधायक का प्रत्याशी बनाया और अच्छे से पहला ही चुनाव हम जीते विधायक का, जनता ने हमें जिताया। उसके बाद लगातार आगे बढ़ते गए, कभी पीछे मुड़ के देखे नहीं और जनता के आशीर्वाद से और हमारे शीर्ष नेताओं के विश्वास से 3 बार विधायक, 4 बार सांसद, 3 बार प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व। और मोदी जी जब 2014 से लेकर 2019 तक प्रधानमंत्री बने तो उनके शासन के प्रथम कार्यकाल में राज्य मंत्री के रूप में मुझे काम करने का अवसर मिला। और जब 2023 का विधानसभा चुनाव आया तो भारतीय जनता पार्टी फिर कुनकुरी विधानसभा से हमको अपना प्रत्याशी बनाया, चुनाव जीते और आज हमारा सौभाग्य है, हमारे पार्टी के शीर्षस्थ लोगों का विश्वास है और जनता का आशीर्वाद है कि आज मुख्यमंत्री के दायित्व पर हैं। छत्तीसगढ़ की अगर इस वक्त हम अर्थव्यवस्था देखें तो लगभग 5 लाख करोड़ के करीब है। अब आपने ये एक अपने लिए चुनौती ले ली है कि अगले 4 साल में हमने इसको 10 लाख करोड़ पे ले जाना है, इसको, इस अर्थव्यवस्था को। अब जब आप उसको देखते हैं 5 लाख से 10 लाख करोड़, तो किस तरीके से आप देखते हैं कि कौन से वो खास आपके फोकस एरियाज रहेंगे जिनके ऊपर आपकी खास नजर रहेगी जिससे ये जल्दी जल्दी हो सकेगा? देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि छत्तीसगढ़ एक पिछड़ा हुआ राज्य था और आज छत्तीसगढ़ को 24 साल हो गए और इसमें ज्यादा समय तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। तो आज छत्तीसगढ़ का जो भी विकास हुआ है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, जिसका जिक्र मैं कर चुका हूं। यहाँ पर भूखमरी होती थी, यहाँ पर रोड नहीं होते थे, पीने की पानी की समस्या थी, लेकिन आज पिछले 15 वर्षों में जो भी यहाँ विकास हुआ है, सड़क, बिजली, पानी, ये सब हमारी सरकार ने किया है। और भारत सरकार में भी जब जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में रही है, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे, अभी 10 वर्षों से श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो उनकी अनेक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ का विकास हुआ है। आज अगर घर घर में बिजली पहुंची है तो ये भी नरेंद्र मोदी जी का सौभाग्य योजना है, हर घर बिजली योजना है। आज घर घर में अगर नल के द्वारा पानी पहुंचा रहे हैं, ये भी मोदी जी का जल जीवन मिशन और शहरी क्षेत्रों में अमृत मिशन, इसका योगदान है।
आज अगर हमारी माता और बहनों को धुआं से मुक्ति दिलाने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में गैस का सिलेंडर देने का काम इस देश में किसी ने किया है तो ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। यहाँ गरीब लोगों को सबके सिर में पक्का का छत हो, इसके लिए प्रधानमंत्री आवास की व्यवस्था भी हमारी सरकार ने किया है। एक गरीब का बेटा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने समझा और आज इस देश के गरीब परिवार के लिए शौचालय का निर्माण हुआ। कई प्रदेश में इस शौचालय को इज्जत घर के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से गरीबों के लिए काम किया और मुझे अच्छी तरह से याद है जब 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में पहले दिन वो पार्लियामेंट में प्रवेश किए तो सबसे पहले तो पार्लियामेंट को झुककर उन्होंने प्रणाम किया और पहले ही अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा था कि मेरी ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार रहेगी और उनका पहला 5 साल गरीबों के लिए ही समर्पित रहा। गरीबों के लिए शौचालय का निर्माण, गरीबों के लिए जनधन खाता, गरीबों के लिए गैस का सिलेंडर देने का काम, इस सारा काम गरीबों से जुड़ा हुआ उन्होंने पहले 5 साल में किया। अभी जो विपक्ष कहता है कि दाएं बाएं आपके नाम का वो थोड़ा सा व्यंग्य की तरीके से लेकर दाएं बाएं साएं साएं करके उन्होंने ये कहा कि कोई काम नहीं हो रहा, दाएं बाएं साएं साएं वाली बात उन्होंने की। लेकिन आपने उसी को घुमाकर ये कहा कि यहां पर काम साएं साएं हो रहा है, मतलब तेजी से रफ्तार से काम हो रहा है। तो कांग्रेस जिस तरीके से कह रही है कि यहां पर काम नहीं हो रहा, क्राइम का रेट बढ़ रहा है, जिन चीजों के ऊपर नजर होनी चाहिए वो कई चीजें नजरअंदाज हो रही हैं, तो उसको आप कैसे देखते हैं उनके कार्यकाल को और किस तरीके से काम इस वक्त साएं साएं रफ्तार के साथ हो रहा है? देखिए 2018 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता इनके लोक लुभावन घोषणा पत्र में विश्वास करके बहुत बड़ा जनादेश कांग्रेस पार्टी को दिया था। एक तरफा जनादेश मिला था। 15 साल में हमारी सरकार छत्तीसगढ़ का सर्वांगीण विकास की थी, उसके बाद भी हम लोग 15 सीट में आ गए थे। लेकिन कांग्रेस जनादेश को संभाल नहीं पाई। जो विश्वास छत्तीसगढ़ की जनता ने किया था उस विश्वास को कायम रख नहीं पाई। लगातार जनता को धोखा देने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया। 36 वादे थे, 36 वादे में एक भी वादा उनका 5 साल में पूरा नहीं हुआ। और मैं अनेकों बार उनको चैलेंज किया प्रदेश अध्यक्ष के नाते कि भूपेश बघेल जी बताएं, अगर 36 में एक भी वादा अगर 100% पूरा किए हो तो हम राजनीति छोड़ देंगे, राजनीति से संन्यास ले लेंगे। लेकिन उनकी कभी हिम्मत नहीं हुई, कहे कि उन्होंने 36 में से एक भी वादा 5 साल में पूरा नहीं किया था और इसका खामियाजा उनको अगले 2023 के विधानसभा के चुनाव में भुगतना पड़ा। विश्वास तो खोए ही खोए, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ को करप्शन में धकेल दिया। आज यहाँ क्या क्या घोटाले नहीं हुए, शराब घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ, रेत घोटाला हुआ, आपका जंगल घोटाला हुआ। आज कितने इनके लोग घोटालों में उनके ऊपर FIR हुआ है और लंबे समय से जेल की सलाखों के अंदर में इनके लोग, इनके नेता, इनके उस समय के अधिकारी जो इनको सहयोग की, आज 1.5 साल 1-1 साल से जेल के अंदर में है, उनको जमानत नहीं मिल रहा है। तो ये सब इनके भ्रष्टाचार का ये परिणाम है और आज भी लगातार जांच चल रही है। तो महिला सशक्तिकरण पे आपने क्या क्या सोचा था कि आप करेंगे और वहां पर क्या क्या लग रहा है आपको कि और आप करना चाहेंगे वहां पर? महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी में काफी सम्मान मिला है। मैं कहना चाहूंगा कि जब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, तो पंचायत में 50% आरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर रमन सिंह तत्कालीन मुख्यमंत्री ने किया। अगर विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण देने की बात हुई है, ये संसद में बिल भी पास हो गया है, तो ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज हेल्थ सेल्फ ग्रुप के माध्यम से महिलाओं को आगे लाने का काम ये भी हमारी सरकार ने किया है। आज
उनको आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए उनको कई योजनाओं के माध्यम से रोजगार से जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और महतारी बंधन योजना में 70 लाख से ज्यादा विवाहित माता बहनों को हम लोग प्रति महीना 1000 रुपया उनके खाते में दे रहे हैं। 5 महीना दे चुके हैं। कल फिर अगला किस्त 6वां किस्त जाने वाला है। और आज अधिकांश लोग यहाँ गरीब हैं, गांव में रहते हैं, और उनके लिए मैं समझता हूं कि 1000 रुपया का आर्थिक सहयोग प्रति महीना ये बहुत बड़ी बात है। आर्थिक सशक्तिकरण इसमें महिलाओं का बहुत हो रहा है। विष्णुदेव जी, कई दफा जब आप किसी एक राज्य में रह रहे होते हैं तो आपको लगता है कि यहां पर कई कमियां, क्योंकि आपको शायद दूसरे राज्यों का पता नहीं होता। तो डायमंड स्टेट समिट में भी हमारी यही कोशिश है कि हम अलग अलग राज्यों में जाकर पता करने की कोशिश करें कि वहां क्या हो रहा है, वहां पर क्या ऐसी उपलब्धियां हैं जो कई और जगहों पे लोग तरस रहे हो जिन चीजों के लिए। जैसे छत्तीसगढ़ में आपके पास बिजली बहुत उत्पादन होता है, यहां पर जबरदस्त बिजली का उत्पादन होता है। पावर सरप्लस स्टेट है ये। कई स्टेट्स में इंडिया में बिजली की बहुत कमी है और बिजली को लेकर हमेशा ही वहां पर कोई ना कोई दिक्कत वहां बनी रहती है। 24 घंटे का सप्लाई कई जगहों पर छत्तीसगढ़ में मिलता है। आप बिजली का जो नेटवर्क है और उसको आप फैला रहे हैं, लेकिन क्योंकि बिजली यहां पर हमेशा मिलती रही, सस्ती मिलती रही, अभी आपने थोड़ी सी कोशिश की कि 8% उसका दर बढ़ाया जाए, तो 200 स्टील की जो आपकी फैक्ट्रीज है उन्होंने कह दिया कि हम काम नहीं करेंगे, आपने हमारा बिजली का रेट बढ़ा दिया, अब हम को इसमें कोई मुनाफा नहीं होने वाला। तो उन्होंने अभी प्रोटेस्ट किया आपके इस ऑर्डर को लेके कि इस डिसीजन को लेके कि हमने बिजली के दर बढ़ाने हैं। बिजली यहां पर बहुत मिलती है, बिजली की हमेशा यहां पर सप्लाई रहती है, थोड़ा सा रेट बढ़ाया गया। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि जब आप 5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ की तरफ जा रहे हैं, उसके लिए जब आप अपने रेट्स बढ़ाने की कोशिश करेंगे, इस तरीके की जो आपको मुश्किलें आएंगी, इनको आप कैसे? छत्तीसगढ़ में बिजली को अच्छी स्थिति में पहुंचाने का काम भी 15 वर्षों की अपने सरकार में डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया। सरप्लस बिजली उसी समय यहां पर हुआ और 24 घंटे उस समय बिजली देते थे। किसानों को 3 HP में 6000 यूनिट साल का और 5 HP में 7500 यूनिट साल का उनको फ्री किसानों को दे रहे हैं, जो आज भी जारी है, वो भी दे रहे हैं। और जो BPL परिवार के हैं उनको 30 यूनिट बिजली महीने का फ्री दे रहे हैं। ये सब चल ही रहा है, लेकिन आपको भी पता है कि सब चीज महंगी हो रही है। लेकिन पिछले 5 वर्षों में बिजली का कीमत यहां पर बढ़ा ही नहीं, और इस कारण से विभाग के ऊपर काफी कर्ज बढ़ गया है। इसलिए हम लोगों ने नॉमिनल बढ़ाया है। घरों के बिजली में मात्र 20 पैसा प्रति यूनिट बढ़ाए हैं और उद्योग में भी मात्र 25 पैसा प्रति यूनिट बढ़ा है। वो टेरिफ और लोड सेटिंग वगैरह है, वो सब मिला के थोड़ा ज्यादा है, लेकिन फिर भी इस साल 743 करोड़ का हम लोग लाभ, जिनकी आप चर्चा किए, जो स्पंज आयरन के उद्योगपति हैं, उनको 747 करोड़ रुपया इस साल भी देने का काम हम लोग कर रहे हैं, उनको फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। नया रायपुर छत्तीसगढ़ का एक सिंबल बनेगा कि छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। कुछ किलोमीटर यहां से और आगे हम चलें अगर बस्तर के जंगलों के अंदर, घने जंगलों के अंदर, जहां पर नक्सलवाद अभी भी चल रहा है, आपका ऑपरेशन क्लीन स्वीप वहां पर काम कर रहा है कि किस तरीके से हम नक्सलवाद भी छत्तीसगढ़ से धीरे धीरे खत्म करें, और फिलहाल उसको कम करने की पूरी कोशिश चल रही है। क्या वहां पर चुनौतियां आ रही हैं, क्यों वो अभी भी यहां पर पनप रहा है, और उसको कैसे आप ऑपरेशन क्लीन स्वीप के जरिए खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं? आपको हम बताना चाहेंगे कि जब हम लोगों की 15 साल सरकार थी, तब भी नक्सलवाद के साथ तात्कालीन सरकार मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी, और जब अभी हम 7 महीने से यहां पर सरकार में हैं, तो हम लोगों की लड़ाई और मजबूत हुई है। और प्रारंभिक दौर में ही हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी यहां पर आए थे, बैठक लिए थे, और उन्हें एक टारगेट दिया था कि 3 साल में यहां से नक्सलवाद को समाप्त करना है, और उस अनुरूप हम लोग काम भी शुरू कर दिए हैं। डबल इंजन की सरकार का भी हम लोग को लाभ मिल रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 7 महीने में ही 150 के करीब नक्सली मारे गए हैं। हम लोग सिर्फ दोनों रास्ता नक्सलियों के सामने में रखे हैं। अगर आप गोली बारूद की बात करोगे तो सरकार गोलीबारी से उसका जवाब देगी,
उसके लिए सरकार सक्षम है। लेकिन आप अगर विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहोगे, आत्मसमर्पण करोगे, तभी आपके साथ न्याय होगा। और आज 150 नक्सली मारे गए हैं और 1000 से ज्यादा नक्सली गिरफ्तार और आत्मसमर्पण भी किए हैं। और जो भी आत्मसमर्पण कर रहे हैं उनके साथ सरकार न्याय कर रही है। और हम लोग लगातार अध्ययन कर रहे हैं कि किन प्रदेशों में उनके साथ पुनर्वास की नीति हो या जो भी उनको लाभ पहुंचाने का हो, अच्छा से अच्छा क्या हो सकता है, उसका अध्ययन हम सब लोग कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो गृह मंत्री हैं इस प्रदेश के, विजय शर्मा जी, आज इन्हीं बातों को लेकर आसाम गए हुए हैं। हम लोगों ने सुना है कि वहां की पुनर्वास नीति बहुत अच्छी है, तो उसके अध्ययन के लिए हमारे गृह मंत्री जी गए हुए हैं। और जो भी नक्सली विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहेंगे उनके साथ सरकार बहुत अच्छे से पेश आएगी और जितना उनका अच्छा से अच्छा कर सकते हैं वो हम लोग करेंगे। और मजबूती के साथ हमारी सरकार नक्सलवाद के साथ लड़ रही है। और मुझे ये संदेह नहीं है कि अब ये धीरे धीरे सिकुड़ते जा रहा है। ये 7 महीने में हमने 23 सुरक्षा कैंप खोला है। और एक सुरक्षा कैंप खोलने का अर्थ है, जहां सुरक्षा कैंप खोले हैं उसके 5 किलोमीटर रेडियस में जितने भी गांव आते हैं उन गांव से नक्सलियों का पलायन हो जाता है। वहां पर पूरी तरह से सरकार की जो योजना है उसको पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूंगा कि हम लोग एक नियत नीलानार योजना शुरू किए हैं। ये नियत नीलानार गोंडी भाषा में है, इसका हिंदी अनुवाद है आपका अच्छा गांव। तो ऐसे 23 कैंप के अंतर्गत 91 गांव शामिल हैं। और इन 91 गांव में पिछले 7 महीने में सरकार के करीब 17 विभाग उसमें इन्वॉल्व हैं और करीब 52 या 58 व्यक्तिमूलक योजना और करीब 18 सार्वजनिक योजना, इसको प्राथमिकता के साथ वहां पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। वहां कोई जाते नहीं थे, वहां रास्ता नहीं था, तो रास्ता बनवाने का काम कर रहे हैं। सड़क बन रहा है, वहां बिजली पहुंचा रहे हैं। वहां राशन कार्ड नहीं होता था, राशन कार्ड बना रहे हैं। वहां पर मोबाइल वैन से वहां पर राशन भेज रहे हैं, अनाज भेज रहे हैं, उनका आधार कार्ड बनवा रहे हैं। वहां स्कूल खोल रहे हैं, अस्पताल खोल रहे हैं। वहां पर दूर संचार का मोबाइल टावर खड़ा कर रहे हैं। इस तरह से हमारी सरकार बिल्कुल प्राथमिकता के साथ ऐसे जो 5 जिले अभी बचे हैं, जिसमें सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और कांकेर का कुछ हिस्सा है जो नियत नीलानार योजना के अंतर्गत आते हैं, ऐसे सभी गांवों में विकास को हमारी सरकार प्राथमिकता के साथ पहुंचा रही है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ के लोग विकास की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन पहले उन तक कोई पहुंचता नहीं था और हमारी सरकार उन तक पहुंच बना रही है और सारी सरकार की योजनाओं को वहां पहुंचा भी रही है। और मुझे पूरा विश्वास है ऐसे क्षेत्रों की जनता से उनका भरपूर हम लोग को साथ भी मिल रहा है। और अब नक्सली को उखाड़ फेंकने में उनका भी आशीर्वाद हम लोग को मिलने वाला है। अभी आप बता रहे थे बोली का जवाब बोली से और गोली का जवाब गोली से। नियाद नीलानार आपने स्कीम भी यहां पर लॉन्च करी आपने। लेकिन जब आप नक्सलवाद को देखते हैं, जब कोई हथियार उठाता है एक बार, चाहे वो लाइट मशीन गन हो, चाहे वो दोनाली बंदूक हो, तो उससे एक ताकत महसूस होती है। जब वो ताकत महसूस होती है, आपको लगता है कि इससे तो काम भी हो सकता है। इससे अगर काम हो सकता है तो इससे पैसे भी कमाए जा सकते हैं। इससे पैसे कमाए जा सकते हैं तो इससे क्राइम भी हो सकता है। क्राइम हो सकता है तो क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड है तो ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बन सकता है। तो क्या आप ये समझते हैं कि जो नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में पिछले लगभग 4 दशक से है, वो अब अपनी आइडियोलॉजी, सोच को छोड़ के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरफ बढ़ गया है, या अभी सोच है उसमें, या ये दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं अब? नहीं, अब तो पहले कभी होता रहा होगा, एक उनका आइडियोलॉजी रहा होगा, लेकिन आज वो लोग भी भटक गए हैं और इसको कहीं ना कहीं लेवी वसूलने का एक माध्यम बना लिए हैं। तो आप इसको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम समझते हैं कि ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और इसका लाभ हम लोग को मिल रहा है, जनता इनसे
दूर जा रही है, क्योंकि वास्तविकता आज जनता पहचान चुकी है कि ये लोग जनता के हितैषी नहीं है, नक्सलवाद के आड़ में मजा मौज ऐश करने का एक माध्यम बना रखे हैं, जनता समझ चुकी है। एक बार आपने एक जगह पर कहा था कि अगर आप आदिवासी नाम को देखें तो उसमें हर जगह पर राम बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और इस वक्त उसको लेकर भी आपकी तरफ से काम भी चल रहा है, यहाँ पर राम पथ का भी निर्माण हो रहा है। वहां पर अभी क्या कार्य चल रहा है और क्या क्या हो सकता है वहां पर, अगर हम उसको देखें कि उसमें क्या कुछ हो चुका है और आगे क्या होगा? देखिए, एक तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं, छत्तीसगढ़ वासी कि माता कौशल्या की नगरी है, भगवान राम का ये ननिहाल है, और 14 वर्षों के अपने वनवास काल का अधिकांश समय भगवान राम ने छत्तीसगढ़ के अंदर में बिताया है, और यहाँ अनेकों उनसे जुड़े हुए उनके पद चिन्ह हैं। यहाँ शिवरी नारायण में शिवरी धाम है, जहाँ पर माता सबरी के वो जूठे बेर खाए थे, और हम लोग यहाँ पर रामलला दर्शन योजना की भी शुरुआत किए हैं, और हर सप्ताह यहाँ से एक ट्रेन राम भक्तों का अयोध्या जा रहा है, बसेस भी जा रही हैं। सरगुजा जैसे क्षेत्र में जहाँ पर अयोध्या से दूरी कम है, वहाँ से बसों के माध्यम से भी राम भक्तों को हम लोग सरकारी खर्चे पर भगवान राम का दर्शन करा रहे हैं। और एक जो यहाँ पर 5 शक्तिपीठ हैं, वो 5 शक्तिपीठ को शक्तिपीठ सर्किट बनाने का काम यहाँ पर करने वाले हैं। उसमें आपके डोंगरगढ़ है, कुदरगढ़ है, दंतेवाड़ा है, आपका चंद्रपुर है और कुदरगढ़ है। तो ये 5 जो शक्तिपीठ हैं, इनको जोड़ने का काम करने वाले हैं, और जो राम वनगमन पथ है उसका भी विकास करने वाले हैं। तो इस तरह से हम लोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है। एक बार जाते जाते आपसे ये जरूर पूछना चाहेंगे कि जो 2047 का जो आपका एक विजन है छत्तीसगढ़ के लिए, और उस विजन को जब आप देखते हैं आगे, तो आप उस विजन के नजरिए से हमें क्या दिखा सकते हैं कि हम आने वाला क्या छत्तीसगढ़ देखेंगे? देखिए, हम लोग का सौभाग्य है कि श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, जो 140 करोड़ भारतवासियों को अपना परिवार मानते हैं, और रात दिन उनके लिए वो जीते हैं। और पिछले 10 वर्षों में हमारा ये जो देश आर्थिक क्षेत्र में 11वें स्थान पर खड़ा था, उसको अपने अथक परिश्रम और दूरदृष्टि के कारण 5वें स्थान पर लाके खड़ा कर दिया है। और आने वाले 5 वर्षों में जब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो पूरे विश्व का तीसरा सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने का उनका संकल्प है, और 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का उनका संकल्प है। तो हम लोग छत्तीसगढ़ वासी भी संकल्पित हैं उनको योगदान देने के लिए, और आने वाले 5 वर्षों में जो आज हमारे प्रदेश का जीएसडीपी 5 लाख करोड़ का है, उसको आने वाले 5 वर्षों में जस्ट इसका डबल 10 लाख करोड़ करने वाले हैं। और एक विकसित छत्तीसगढ़ का एक विजन डॉक्यूमेंट हम लोग बना रहे हैं, और लगातार इस पर काम जारी है। लगातार बैठकें हो रही हैं किसानों के साथ, युवाओं के साथ, व्यापारियों के साथ, हमारे और भी जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, महिलाओं के साथ, सबके साथ बैठक लगातार कर रहे हैं, और उनका हम लोग सलाह मशूरा कर रहे हैं, उनके विचार जान रहे हैं, और एक विकसित छत्तीसगढ़ का विजन डॉक्यूमेंट तैयार होगा। और 1 नवंबर जब हमारे प्रदेश का स्थापना दिवस होगा, उस दिन हम लोग इस विजन डॉक्यूमेंट को इस प्रदेश की जनता को समर्पित करेंगे। विष्णुदेव साय जी, डायमंड स्टेट समिट में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज 18 इंडिया पे आपसे जल्द फिर मुलाकात करेंगे। न्यूज 18 परिवार को हमारे तरफ से भी बहुत धन्यवाद, ये डायमंड स्टेट समिट करने के लिए, जिसके माध्यम से आज आप सब लोगों के समक्ष हमें उपस्थित होने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।